वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू पैनल में कितने मेंबर होते हैं और वो कौन कौन होते हैं। और कई लोगों का इसमें सवाल था कि क्या वो इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग में या फिर बीएससी या फिर बीकॉम। तो इस चीज़ के बारे में इसमें पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपने रेडी रखने हैं इंटरव्यू के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, या फिर बाकी जो भी प्रीवियसली वर्क कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड हर बात इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंटरव्यू पैनल में मेंबर कितने होते हैं। तो देखो, जनरली 5 मेंबर होते हैं। उसमें से जैसे कि अलग अलग पैनल होता है, तो किसी पैनल में डीजीएम होते हैं, एजीएम होते हैं, सीएम चीफ मैनेजर 2 होते हैं और स्केल 3 ऑफिसर 1 होते हैं, जो कि सीनियर ब्रांच मैनेजर होते हैं। तो ऐसे करके एक पैनल बना लिया जाता है, पैनल 1, पैनल 2, ऐसे 5-6 पैनल होते हैं। और उसके बाद से किसी किसी पैनल में एक एजीएम होते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसका से चीफ मैनेजर 2 हो जाते हैं, और स्केल 3 2 हो जाते हैं। ऐसे करके ही बढ़ जाता है। तो पैनल कोई ये नहीं है कि इसमें इतने ही मेंबर और इस डेजिग्नेशन के ही होंगे। वो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिसर के ऊपर बेस्ड ऑन उसके बेसिस पे पैनल क्रिएट की जाती है। और ऐसा नहीं है हर दिन पैनल चेंज हो जाए, जैसे कि 2 दिन आपका इंटरव्यू होगा तो दोनों दिन पैनल चेंज होता है। कि एक पैनल, मान लो कि पैनल नंबर 2 है तो उसमें लीनियंट पैनल मेंबर हो गए, तो आपने सुना कि पैनल नंबर 2 लीनियंट है, तो अगले दिन आप लोग जा रहे हैं तो वो पैनल शफल्ड हो जाता है। तो ये ऐसे चलता है। और वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही हैं बैंक में, स्केल 1 ऑफिसर हैं, और आप मान लीजिए कि आप चीफ मैनेजर बन जाते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और कोई बच्चा आईबीपीएस से सेलेक्ट होकर आपके सामने बैठ रहा है, तो आपको जितनी नॉलेज होगी अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जब पढ़ा है, मान लो कि आज से 10 साल बाद जब आप इंटरव्यू में एज ए पैनल मेंबर बैठते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी, आप उतना ही तो किसी स्टूडेंट से पूछ पाएंगे। तो ऐसे ही जो पैनल मेंबर होते हैं, मान लो कि जैसे कि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तो उसमें कोई एक पैनल मेंबर मिल गए जो कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं। तो उस चीज़ से रिलेट करके मेरे से बेसिक्स क्वेश्चन उस स्ट्रीम के पूछ सकते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन आपको मतलब अपने स्ट्रीम का पता होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ पता हो। हम भी जाते थे तो हम लोग को भी पता नहीं रहता था, तो हम लोग बताते थे कि सॉरी सर, ये क्वेश्चन तो हमको नहीं आता है, तो उसका ऐसे वो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते थे। तो ऐसे ऐसे होता है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, नॉर्मल वो बैंकर ही होते हैं। एजीएम हो गए, चीफ मैनेजर हो गए, स्केल 3 ऑफिसर हो गए, या फिर डीजीएम हो गए। तो ऐसे ऐसे वो लोग पैनल मेंबर होते हैं और वो बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं जो भी उनके ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट होते हैं। या फिर कोई उनका बच्चा है, जैसे कि मान लीजिए कि जो एजीएम है उनका जो बच्चा होगा वो वही चीज़ कर रहा होगा, बीएससी कर रहा होगा फिजिक्स से, मैथ से, तो उसको उस पर्सन को नॉलेज होगा कि इसमें ये सब्जेक्ट होता है या फिर ये टॉपिक होता है, तो वो टॉपिक पूछ लेता है आपसे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंटरव्यू का आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो बेसिक से सवाल हैं जो पहले बताया गया उसको बस कवर करें। और बीकॉम वाले स्टूडेंट और एमकॉम वाले स्टूडेंट बैलेंस शीट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख के उसको कवर करें, क्योंकि उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी इंटरव्यू रिलैक्स होकर जाइएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आप सॉरी सर बोल देंगे या फिर चुप भी हो जाएंगे, तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वो जान जाएंगे कि कैंडिडेट नर्वस हो रहा है। और उनका मेन एम आपको नर्वस करना नहीं होता है, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम दे के जा ही रहे हैं। बस वो आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए इंटरव्यू आपका लिया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और विद इन 10 मिनट या फिर 5 मिनट के स्पैन में वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को वो चेक करते हैं। बस ये इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू का ये मेन फोकस होता है, नॉलेज चेक नहीं होता है, नॉलेज एग्ज़ाम में चेक होता है। फिर अब देखिए सर्टिफिकेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो डेट ऑफ बर्थ जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट पे होगा, तो वो आपको ले जाना है। ये सब ओरिजिनल लेके जाना है और इसके ज़ेरॉक्स एक आएगा आपका इंटरव्यू का जब फॉर्म आता है
इंटरव्यू का जब आपका एडमिट करेगा तो उसी में नीचे सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं कि इंस्ट्रक्शन में कि ये डॉक्यूमेंट्स है। तो इन जनरल जितने भी बैंक के इंटरव्यू होते हैं उसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वो मैं भी शॉर्टलिस्ट मैंने की है तो मैं बता दे रहा हूँ, और एक्स्ट्रा में भी कुछ हो सकता है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, बट बेसिकली यही होते हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है। तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट क्लास 10th ऑनवर्ड्स, 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपने किया है, तो सबके मार्कशीट लगते हैं। इफ़ मार्कशीट नहीं रहते हैं तो वहाँ पे आपसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल सिलेक्शन के टाइम जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट्स या फिर मार्कशीट आप उस वक्त प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। तो ये हो गया, उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नेम आपका सेम होना चाहिए जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे है, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। आपके नेम में, फादर के नेम में, मदर के नेम में, और डेट ऑफ बर्थ, ये 3-4 चीज़ें पैन कार्ड, आधार कार्ड और मार्कशीट और एप्लीकेशन में सेम होनी चाहिए। और अगर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसमें भी सेम होना चाहिए। फिर अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और छोड़ के अगर इसमें आ रहा है तो वहाँ से आपको अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो होता है, वो लेना पड़ता है। फिर अगर आप प्रीवियसली कहीं एम्प्लॉयड हैं प्राइवेट सेक्टर में तो वहाँ का जो भी डिटेल्स होता है वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो ले जाना पड़ता है, वहाँ पे जमा होता है। तो वो क्या होगा, इंटरव्यूअर उसको स्कैन करके, मतलब स्कैन मतलब पढ़ के 5 मिनट 2 मिनट पहले, आपके जाने से पहले, उससे बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है SC और ST का, तो वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अंडर में वैसा होना चाहिए। फिर जो OBC का जो सर्टिफिकेट आपका होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट इन द सेंस मतलब कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने फॉर्म भरा है, तो फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका वो होगा 24-25 में, तो 24-25 वाला आपके पास OBC वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। और EWS में भी यही है कि जो इनकम एसेट सर्टिफिकेट होता है वो भी 24-25 फाइनेंशियल ईयर वाला होना चाहिए। फिर जो PWD कैंडिडेट्स होंगे उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो भी मतलब कि नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पैन कार्ड आपका हो गया, आधार कार्ड, तो ये आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे ये चीज़ यूज़ होता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ आपके पास होगी, बट एक जगह पे आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि फाइनल टाइम में जब फाइनल लिस्ट आ जाती है इंटरव्यू की तो हम लोग खोजने लगते हैं तो हमको मिलता नहीं है। तो एक जगह पे आपके फोल्डर में रहेगा तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। और भी कुछ आपके सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।